स्वागत है बच्चे एक और वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे 50 MCQ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। बच्चों ये क्वेश्चन फिजिक्स का है और इसमें कम समय में अधिक क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन हम लोग सब कम से कम समय में, इतना कम समय में कोई नहीं बताएगा आपको। कम से कम समय में हम लोग 50 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उसी को हल देखेंगे। चलो हम वीडियो बिना देर करते शुरुआत करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो प्रतिदिन डालते रहेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, वीडियो को बिना देर करते शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। सीधा उत्तर देखो बच्चों, अब ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा। और एक नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है, जो एक नंबर मिलता है वो अभी क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। जो एक नंबर मिलता है वो अभी क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। इससे उत्तर होगा इसका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इससे उत्तर होगा इसका न्यूटन प्रति कूलाम। तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। आगे देखो चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में और वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण है। विद्युत क्षेत्र में वेक्टर ई और वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण है। तो वो क्या होता है? वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ए। ओके देखो यहाँ पर बच्चों ओके लिखा है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है विद्युत रोधी। बच्चों इतना कम समय में इतना अधिक क्वेश्चन कोई भी हल नहीं करवाएगा। इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब बोर्ड के नज़रिए से। नहीं भी तो आते तो बोर्ड एग्जाम के तुम हमसे बाद मिला, अब पूछना बताना भी है कमेंट में कितने क्वेश्चन तुम्हारे मैच किए हैं। तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है, कैसा होता है? विद्युत रोधी। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। विद्युत विभव मात्रा जूल प्रति कूलाम होता है, यही होता है ना। विद्युत विभव V इक्वल टू होता है W/Q, यानी कि वर्क का मात्रा होता है जूल प्रति, आवेश का मात्रा होता है कूलाम, जूल प्रति कूलाम। मात्रा क्या मिल गया ना? जूल प्रति कूलाम। 7वां नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक क्या है? निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक क्या है? यानी धीरे बात कर रहा है धारिता का मात्रक क्या है। तो बच्चों तो धारिता का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट। C इक्वल टू क्या होता है? Q/V। C इक्वल टू क्या होता है? Q/V। तो क्या मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। 8वां नंबर देखो प्रश्न, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युतायक पदार्थ भर रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है? बढ़ेगा घटेगा? बच्चों घट जाएगा। परावैद्युत पदार्थ का जो मानक परावैद्युत पदार्थ रख देंगे किसी आवेशों के बीच तो उनका प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? देखो उदाहरण के लिए, अगर कोई दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं तो उनके बीच अगर दीवार जोड़ दिया जाए तो झगड़ा कम हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। उसी तरह वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच का प्रतिकर्षण बल का मान घट जाता है। देखो बच्चों इतना कम समय में हम लोग 8 क्वेश्चन हल कर लिए ना। इस तरह आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखना है हम लोग को। कह रहा है 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो जैसा कि वो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब सॉल्व करके दिखाते हैं कितना होगा। जैसा क्वेश्चन प्रश्न दिया था, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। सूत्र क्या होता है? U इक्वल टू क्या होता है? 1/2 CV²। U इक्वल टू होता है 1/2 CV²। तो होगा C क्या दिया है यहाँ पर? C देखो दिया है आपका 100 माइक्रोफैरड। इसको फैरड में बदल देंगे 100 × 10⁻⁶ फैरड, यही होगा ना, यानी कि 10⁻⁴ फैरड। ये हो गया, फैरड में कन्वर्ट हो गया। और V का मान दिया है यहाँ पर, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 × 10⁻⁴ × 10 का स्क्वायर। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 × 10 × 10⁻⁴ × 10 है ना, 10 पावर +1 होगा। देख दो U इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 × 10 जा 5 × 2 जा 10, यानी 5 × क्या होगा?
देखो प्लस -4 है या +1, यानी क्या हो जाएगा -3, यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इतना जूल। 5 × 10⁻³ जूल, यही आया ना। देखिए 5 × 10⁻³ जूल, 5 × 10⁻³ जूल। तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का प्रतिदिन वीडियो पड़ेगा इस चैनल पर, प्रतिदिन वीडियो पड़ेगा। और वीडियो को इस तरह देखना है तो, और शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लोग लाएंगे। हम लोग 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वही लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवाहक VD में संबंध क्या है? J = NE VD, J = NE VD, यही संबंध होता है। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करेगा? देखो ताप पर निर्भर नहीं करेगा, पदार्थ पर भी निर्भर नहीं करेगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद तीनों पर, या तीनों पर निर्भर नहीं करेगा। ताप, पदार्थ और अनुप्रस्थ परिच्छेद पर तीनों पर निर्भर नहीं करेगा। बेलनाकार चालक प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल इन तीनों पर निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार, 50 प्रतिरोध ओम के धात्विक तार को खींचकर 50 प्रतिरोध ओम के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुनी कर देते हैं, तो उसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 200 ओम। सूत्र क्या है? R2 = NE² R1, R2 = R2, यानी R2 मतलब क्या होता है? नया प्रतिरोध। जो नया प्रतिरोध बनेगा वो NE² और पहले प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ अब 2 दिया था, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 × 50 करेंगे तो 200 ओम आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, किसके कारण उत्पन्न किया जा सकता है? गतिमान आवेश और बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें हम बस जो सही ऑप्शन है वही लाए हैं बच्चों, ध्यान देना। जो इसका करेक्ट आंसर है वही लाए, ताकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाए और MCQ क्वेश्चन भी कवर हो जाए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बच्चों देखो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1/μ0 F∉0, 1/μ0, ये μ0 है, 1/μ0 और F∉0 का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये जो कि प्रकाश की चाल के बराबर होता है, जो कि प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कम समय में, देखो बच्चों कम समय में अधिक सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सके बोर्ड एग्जाम में। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है μ0 F∉0 पावर -1/2 का मान होता है कि प्रकाश की चाल के बराबर है, तो प्रकाश की चाल के मान के बराबर ही होगा। देखो यहाँ जो प्रकाश की चाल हम लोग लिखे ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उतना ही मान के बराबर होगा ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों वीडियो को लाइक भी करते रहो और शेयर भी करते रहो, ताकि हम लोग हर बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर ला सके बोर्ड एग्जाम में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण का मान होता है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण का मान कितना होता है? 90 अंश। पृथ्वी के ध्रुवों पर नतिकोण का मान होता है 90 अंश। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को कहते हैं दिक्पात कोण। कम समय में बच्चों देखो, एकदम कह तो रहे हैं हम 10 मिनट में हम पूरे 50 क्वेश्चन एकदम सॉल्व कराएंगे, वो भी 50 क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वही। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। बच्चों इतना आसान था क्वेश्चन है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। कह तो रहे हैं, अगर तुम लोग का जितना भी MCQ आएगा इसी में से आएगा, उससे अधिक का बाहर से नहीं आने वाला है, क्योंकि हमें मालूम है ना, हम इसीलिए इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है इसको अलग कर दे, ताकि कम समय में अधिक को कवर किया जा सकते, अधिक सिलेबस को कवर कर सके हम लोग। लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप होता है? अनुरूप उत्पन्न होता है? ऊर्जा संरक्षण। लेंज के नियमानुसार क्या संरक्षित रहता है? यानी लेंज का नियम क्या संरक्षित रहता है? लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षित रहती है। हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है किसका? चुंबकशीलता का। बच्चों ध्यान देना, चुंबकशीलता का मात्रक क्या है? हेनरी प्रति मीटर। L/R की बीमा होगी, जहाँ L प्रेरकत्व है और R प्रतिरोध। क्या होगा? m0 L0 बस T, m0 L0 बस T रहेगा, ठीक है ना, ध्यान देना है बच्चों। ये भी कई बार प्रश्न पूछता है, m0 L0 T प्रश्न पूछता है। प्रेरकत्व का मात्रक है, प्रेरकत्व का मात्रक है क्या है? ओम सेकेंड, ओम सेकेंड। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है बच्चों? ओम सेकेंड। अनुनाद की स्थिति में प्रश्न क्या कर रहा है? देखो 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति कैसी रहती है? 1/2π। सीधा उत्तर देखो बच्चों, अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति क्या रहेगी? 1/2π √1/LC, 1/2π √1/LC।
25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है, अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है बच्चों, अनुप्रस्थ। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ना हम लोग, देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बीटा किरणें, बीटा किरणें जो चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं, ध्यान देना बच्चों, बीटा किरणें चुंबकीय तरंग नहीं होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सी है, गामा तरंग। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सी है, गामा तरंग। जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो परिवर्तन नहीं होता है, क्या नहीं, आवृत्ति, आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती बच्चों। देखो जब कोई तरंग किसी भी माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसकी आवृत्ति सेम रहेगी, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, उसका तरंग दैर्ध्य भले बदल सकता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। प्रकाश उसकी तरंग की चाल भी बदल जाएगी लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, अभी तो ऊपर हम लोग देखें यहाँ प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, प्रकाश की आवृत्ति जो होती है अपरिवर्तित रहती है, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, इतना कम समय हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, कब होती है, लाल प्रकाश के लिए, किसके लिए होती है, रेड रंग के लिए होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है किसके लिए, लाल प्रकाश के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और अपवर्तनांक 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। इतना आसान था क्वेश्चन, देखो कह रहा है n = v1/v2, ये होता है सूत्र, n = v1/v2। इससे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म से 32 नंबर, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा, बैगनी रंग, ये तो सबको पता होगा, विबग्योर जिसको पता होगा उसको पता होगा किसके लिए अधिक होती है किसके लिए कम होती है। तो प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के लिए प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है, बैगनी रंग के लिए। और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग, सबसे कम कम किसके लिए होता है, लाल रंग के लिए कम होता है, ध्यान देना बच्चों। नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी, नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी। नेत्र लेंस की प्रवृत्ति कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाए हैं बच्चों, 1 नंबर और MCQ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहता है वही लाए हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित रहेगा, आवृत्ति। अभी हम लोग इस क्वेश्चन कई बार आ चुका है। प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, यानी कोई भी माध्यम से किसी भी माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का कौन सा विलक्षण अपरिवर्तित रहता है। कितना बार क्वेश्चन आ गया बच्चों, अब आवृत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवृत्ति वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवृत्ति बहुत बार पूछा है, हर साल पूछता है, लगभग एक न एक घुमा फिरा कर पूछ देता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण सूर्य का सुंदर रंग दिखाई देता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होता है, लाल रंग के लिए प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है जल में। डापलर प्रभाव निर्मित होता है यदि स्रोत तथा संसूचक दोनों गतिशील हो। डापलर प्रभाव कब निर्मित होगा, जब स्रोत तथा संसूचक दोनों गतिशील हो। बच्चों इसके बाद हम लोग को MCQ भी पढ़ना है, इसका लॉन्ग डापलर प्रभाव जो है इसका लॉन्ग हमको नहीं पढ़ना है, जो भी इसका लॉन्ग आता है क्वेश्चन वह नहीं पढ़ना है डापलर प्रभाव का। बस दिया है डापलर प्रभाव किससे निर्मित होता है, तो स्रोत तथा संसूचक दोनों गतिशील रहेंगे तभी निर्मित होगा डापलर प्रभाव। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर, किसी गतिमान कण से संबंध द्वि बोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, आवेश पर निर्भर नहीं करेगी। द्विबोगली तरंगदैर्घ्य आवेश पर निर्भर नहीं करेगी। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम द्विबोगली तरंगदैर्घ्य वाला कण है इलेक्ट्रॉन, अधिकतम द्विबोगली तरंगदैर्घ्य वाला कण है इलेक्ट्रॉन। यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो द्विबोगली तरंगदैर्घ्य होगी आधी। और इसको देखो, किसी कण का संवेग 2 गुना करेंगे तो द्विबोगली तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी,
43 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये लेमडा तरंग दैर्ध्य के फुटाने की ऊर्जा होती है hc/λ। hc/λ यह फार्मूला ऐसे याद करना बच्चों, इस पर न्यूमेरिकल कन्फर्म आएगा बोर्ड एग्जाम में, इसको याद रखना। लेमडा तरंग दैर्ध्य के फुटाने की ऊर्जा होती है, लेमडा तरंग दैर्ध्य के फुटाने की ऊर्जा होती है hc/λ। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम लोग ऊपर देखे ही ना, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन की ऊर्जा होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन 6 जूल होता है। ऊर्जा ध्यान देना, इधर ऊर्जा दे रहा है, इधर आवश्यक ऊर्जा पूछा ना तो 1 जूल होता है, ठीक है। एक एमयू के तुल्य क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है 46 नंबर, एक एमयू के तुल्य ऊर्जा है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है होंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। परमाणु कैसे कहलाएंगे, समस्थानिक। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बोर्ड के नजरिए से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो परमाणु के परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होंगे, परमाणु कैसे होंगे, समस्थानिक होंगे। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कार्य सूर्य का विकिरण ऊर्जा स्रोत कहलाता है। सूर्य के विकिरण ऊर्जा स्रोत क्या कहलाएगा, नाभिकीय संलयन। अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है, कोटो था। देखो 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से। अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से। बच्चों वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। एक लाइक तो बनता है मेरे लिए भाई। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और ध्यान देना चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग ला रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उससे हम तुम्हें आसानी से प्राप्त कर सकें और इसी तरह कम समय में अधिक क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।